हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मास्टर। जैसे कि आपको पता है कि हम मास्टर केडर के होने वाले सब्जेक्ट एग्ज़ाम मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चल रहा है। इसका आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले 3 पार्ट्स ना देखे हों तो आप पहले वो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? इन टू वेरिएबल्स हमारे पास है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहाँ पे जो x एंड y है ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। a1 a2 b1 b2 ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं x एंड y के, एंड c1 एंड c2 हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो हमारे x के कोफिशिएंट्स हैं उसको हम फर्स्ट कॉलम में, y के कोफिशिएंट्स को सेकंड कॉलम में, एंड जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनको हम मल्टीप्लिकेशन की कॉलम में लिख देंगे और इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। यहाँ पे a हमारी कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है, x हमारी वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है एंड b हमारी कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स है। इसी तरह से हम इन 3 वेरिएबल्स भी इक्वेशंस लिख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स की इक्वेशंस हैं, तो उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा? यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स कौन कौन से? x, y एंड z। तो इनके जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको इस तरह से कॉलम्स में लिख देंगे। x, y, z इस कॉलम में आ गए, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की कॉलम बन गई। तो ये भी हमारे पास ax इज इक्वल टू b हो गया। a हमारे पास कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स होगी, x हमारे पास वेरिएबल्स की, एंड b हमारे पास कांस्टेंट सी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट अब हमारे पास है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये क्या होती हैं? अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की जो भी हमारे पास फॉर्म होती है ax इज इक्वल टू b, उसमें b इज नॉट इक्वल टू 0 हो, देन हम उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। मतलब कि जो हमारे पास सिस्टम्स की इक्वेशन होती है ax इज इक्वल टू बी, वहाँ पे हमारे पास b नॉट इक्वल टू 0 है, देन हम इसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर हमारे पास इस इक्वेशन में b इज इक्वल टू 0 हो, देन हमारे पास क्या हो जाएगा? ax इज इक्वल टू 0। तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन कौन सी होती है? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग वन और मोर सॉल्यूशंस इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जिनका एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आ जाएं, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मतलब कि जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता उनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। जिस तरह से हमारे पास ये एक टेबल है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 तरह की होती है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में आगे 2 टाइप्स हैं, वन सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट में हमें पता है सिर्फ एक ही होता है जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता। तो वन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो नेक्स्ट है, अगर हमने ये देखना हो कि हमारे पास कोई भी जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो कैसे देखेंगे? इन 2 वेरिएबल्स देखेंगे तो हम देख सकते हैं हमारे पास दोनों इक्वेशंस है। तो हम x और y के कोफिशिएंट्स जो हैं उनको अगर देखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन वो यूनिक सॉल्यूशन होगा एंड वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इसी तरह से अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है, दैट मीन्स कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है एंड वो लाइंस कौन सी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। इसी तरह से हमारे पास अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, देन हमारे पास इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है और वो लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आई होप कि आपको पता होगा। नेक्स्ट, क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी। क्राइटेरिया क्या है कंसिस्टेंसी का? अगर हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशंस है ax इज इक्वल टू b,
देन डिटर्मिनेंट ए जो होता है, अगर डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो देन हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और उससे हम कॉफिशिएंट्स जो वेरिएबल्स होंगे वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है देन हमारे पास दो तरह के होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब कि नो सॉल्यूशन। देन हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड इनकंसिस्टेंट में हमारे पास होगा एडजॉइंट ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो है इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है 64, देन उन्होंने बोला है फाइंड करो ए का डिटर्मिनेंट। तो हमें पता है एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है, दैट मीन्स कि 3-1 हमारे पास 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 64 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की स्क्वायर। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए आ गया +-8। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में भी आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। The determinant of at least one minor of order R is non-zero, then the number R is said to be the rank of a matrix. अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो अगर उसका कोई भी जो माइनर होगा हमारे पास वो नॉन ज़ीरो होगा देन हम उस नंबर R को बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो है। रो का मतलब होता है ऐसे हम P डालते हैं जिसको रो बोलते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है जिसमें हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ए एट मैट्रिक्स हमें दी हुई है, तो इसका हायर ऑर्डर क्या है हमें पता है, ये 3 ऑर्डर की है, तो हायर ऑर्डर क्या होगा, 3 ऑर्डर ही होगा। देन हमने क्या किया, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। जब हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0। तो अब ये तो हमें क्या चाहिए था, नॉन ज़ीरो रैंक फाइंड आउट करने के लिए, तो ये तो 0 बन गया। देन हम क्या करेंगे, 3 ऑर्डर को छोड़ के इसका कोई भी माइनर ले लेंगे 2x2 का। तो 2x2 का माइनर हमारे पास ये है 1 2 2 3। तो हम देखते हैं फिर, इट्स थर्ड ऑर्डर माइनर इज 0, नाउ सेकेंड ऑर्डर माइनर इज 1 2 2 3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, देन ये क्या आ गया हमारे पास, 3 - 4 - 1 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर सेकेंड माइनर 0 नहीं आया है, देयरफॉर हमारे पास जो रैंक होगा ए मैट्रिक्स का वो क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह से अगर ये 2 भी 0 बन जाता तो आपका जो रैंक होता वो 1 होता, क्योंकि 1 तो अब एक सिंगल एलिमेंट ही रह जाएगा। तो सिंगल एलिमेंट अगर 0 नहीं है देन हमारे पास क्या होगा, वो रैंक 2 होगा, 1 होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन और डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 है तो जो उसका हायर ऑर्डर होगा वही उसका क्या होगा, रैंक होगा। क्योंकि अभी हमने बोला कि उसका अगर माइनर कोई भी है वो नॉन ज़ीरो होता है तो वो हमारा रैंक होता है। तो अगर हमारा जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है चाहे 2x2 की है या 3x3 की है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है देन वो ही उसका रैंक होगा। दैट मीन्स कि 2x2 का 2 रैंक होगा, 3x3 का 3 रैंक होगा। और अगर इफ़ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है देन उसका रैंक क्या होगा, जो उसका हायर ऑर्डर होगा उससे लेस देन होगा। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल की थी, उसमें 3 का ऑर्डर जो था वो 0 आ गया था डिटर्मिनेंट, देन हमारा जो रैंक आया था वो 3 से लेस देन था। इफ़ ए इज़ अ 0 मैट्रिक्स देन रैंक ए भी क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। इफ़ आई इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन रैंक ऑफ आई भी क्या होगा, हमारे पास n होगा। मतलब जिस भी ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वही उसका रैंक होगा। नेक्स्ट है इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन हमारे पास क्या होगा, रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज का जो रैंक होता है वो ए के रैंक के इक्वल होता है। और रैंक ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। इसी तरह से रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो होगी लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। या तो रैंक ऑफ ए के लेस देन इक्वल टू होगा या फिर रैंक ऑफ बी के
लेस देन इक्वल टू होगा। नेक्स्ट है सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम देखते हैं कि अगर हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हो इनवर्स मैट्रिक्स का यूज़ करके तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है एंड ये थर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास अगर 0 z है दैट मीन्स कि यहाँ पे z का कोई भी कोफिशिएंट नहीं था तो हमने 0 z ले लिया। देन हमारे पास क्या है ax इज इक्वल टू बी। तो ax इज इक्वल टू बी हमें कंडीशन पता है, तो यहाँ पे हमें पता है a मैट्रिक्स क्या होती है, जो सबके x के, ये x के कोफिशिएंट्स हैं, ये y के कोफिशिएंट्स हैं और ये z के कोफिशिएंट्स हैं। इसी तरह से x क्या होता है वेरिएबल्स x y z एंड b क्या होता है जो हमारे लास्ट वाले कॉन्स्टेंट्स होते हैं 10 13 एंड 0। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या फाइंड आउट करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, वो 5 आ गया, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमने उसके बाद हमने कोफैक्टर्स निकालना आपको आता है, तो इसके हर एक एलिमेंट के हमने क्या किए कोफैक्टर्स निकाल लिए। उसके बाद हमने एडजॉइंट ए निकाला, सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए हमारे पास आ गया, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। तो ये हो गया एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए मतलब 5। सो हम पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स ए इनवर्स एंड बी इन दिस फॉर्मूला। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कहाँ से बना है ए एक्स इज इक्वल टू बी जो था हमारे पास वहाँ से बना है। हमने दोनों साइड पे प्री मल्टीप्लाई की थी ए इनवर्स की, तो यहाँ से तो ये ख़त्म हो जाएगा ए, तो यहाँ पे हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x हमारे पास क्या था एक्स वाई जेड, तो ए इनवर्स हमने फाइंड आउट किया था और ये हमारे पास क्या है b। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें करनी आती है, तो वहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो भी x के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो x की होगी, y के कॉरस्पॉन्डिंग y की होगी और z के कॉरस्पॉन्डिंग z की होगी। तो इस तरह से x y z की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो बिल्कुल सिंपल है, ए इनवर्स तक तो हमें सब फाइंड आउट करना आता है। उसके बाद x ए इनवर्स एंड b हमारे पास है, तो जस्ट उसको क्या करना है सॉल्व ही करना है। नेक्स्ट है आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन इन 2 वेरिएबल। अगर हमारे पास ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, देन ए हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स है। तो इसका अगर लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है, लैम्डा होता है आइजन वैल्यू, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि 2 ऑर्डर की है तो हायर डिग्री क्या होगी हमारे पास 2, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू 0। तो इसके साइंस ऐसे ही चलते हैं, सबसे पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर प्लस आता है फिर माइनस आता है, ये ऐसे ही चलेगा पैटर्न। तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है 1 -1 2 4। तो हमने क्या किया लैम्डा स्क्वायर फिर माइनस फिर डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करना है एडिशन, 4 + 1 5, तो आ गया -5 लैम्डा प्लस, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 4 = 4 -2, दैट मीन्स 4 + 2 = 6, देयरफॉर डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 6। तो हमारी इक्वेशन बन गई और इसको हमें सॉल्व करना तो आता ही है फैक्टर्स निकालने, तो फैक्टर्स निकाले हमारे पास क्या बन गए लैम्डा -3 लैम्डा -2 = 0, देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 and 2। दीज आर द आइजन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स ए की आइजन वैल्यूज आ गई, यहाँ पे लैम्डा को आइजन वैल्यू बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देन अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स में है, तो ए हमारे पास मैट्रिक्स है ये, तो इसका हमारे पास लैम्डा कैसे आएगा, तो हायर ऑर्डर 3 है, देन इसकी डिग्री भी 3 होगी, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ को फैक्टर्स ऑफ डायगोनल लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ए = 0। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि हमारे पास क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा, प्लस की जगह हमारे पास क्या है माइनस है, तो ये करेक्ट कर लेना आप। तो a = -2 2 -1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसमें हमने क्या किया लैम्डा क्यूब माइनस, तो
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स का हमने सम लिया है लैम्डा स्क्वायर प्लस ये हमारे पास कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर्स आपको निकालने आते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ डायगोनली एलिमेंट्स के ही कोफैक्टर्स निकालने हैं, जो भी वो आ गए तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, और लैम्डा माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। इसके बाद आपको सॉल्व करना आता है, ये तो 10th क्लास का काम है, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे और इसके फैक्टर्स निकाल लोगे। तो वो हमारे पास लैम्डा क्या आ गया, -3 5। Therefore the eigen values of the matrix A are -3 5। तो अब आइजन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ करते हैं हम, क्या होती हैं। द सम ऑफ आइजन वैल्यूज़ इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको याद होगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उन डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है उसे बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सम ऑफ हर जो आइजन वैल्यूज़ आएंगी उनका जो सम होगा वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स के सम के इक्वल होगा। देन आइजन वैल्यूज़ ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइजन वैल्यूज़ ऑफ ए। दैट मीन्स कि कोई मैट्रिक्स है तो उसकी आइजन वैल्यूज़ और उसके ट्रांसपोज की आइजन वैल्यूज़ इक्वल होंगी। तो प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज़ जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। इफ़ अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है हमारे पास, देन जो भी हमारे पास आइजन वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास या तो 0 होंगी या फिर क्या होंगी, 1 होंगी। देन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, अगर ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, देन हमारे पास क्या होगा, इफ़ लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स देन 1 बाय लैम्डा इज ऑल्सो आइजन वैल्यू। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास लैम्डा इस मैट्रिक्स की आइजन वैल्यू होगी देन 1 बाय लैम्डा भी उस मैट्रिक्स की आइजन वैल्यू होगी। दैट मीन्स कि समझो कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो उसका हमने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आई आ गया, आइडेंटिटी, और उसको हमने प्री मल्टीप्लाई भी किया, पोस्ट मल्टीप्लाई भी किया, दैट मीन्स हमारे पास आइडेंटिटी आ गया। देन हमारे पास अगर उसकी हमारे पास आइजन वैल्यू 5 आ रही है देन 1 बाय 5 भी उसकी एक आइजन वैल्यू होगी। नेक्स्ट है इफ़ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन लैम्डा n हमारे पास आइजन वैल्यूज़ हैं मैट्रिक्स ए की, देन हमारे पास आइजन वैल्यूज़ ऑफ ए एम, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स की पावर m ली जाए तो उसकी आइजन वैल्यूज़ क्या होंगी, जो ए की आइजन वैल्यूज़ होगी उन सब की पावर m हो जाएगी, बस सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास k इंटू ए, मतलब किसी मैट्रिक्स जो है हमारे पास दी हुई मैट्रिक्स है उसको k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया किसी स्केलर के साथ, देन हमारे पास सारी आइजन वैल्यूज़ भी उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट है अगर a इनवर्स की हमने आइजन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो जो a की आइजन वैल्यूज़ होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, 1 बाय लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n सो ऑन हो जाएंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं आइजन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। इफ़ लैम्डा इज़ एन आइजन वैल्यू ऑफ अ n क्रॉस n मैट्रिक्स A, मतलब कि लैम्डा अगर हमारे पास कोई आइजन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स A की, देन अ नॉन ज़ीरो वेक्टर x सच दैट हमारे पास Ax इज इक्वल टू लैम्डा x, देन हमारे पास उसको क्या बोला जाएगा, x को कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइजन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइजन वैल्यू ऑफ लैम्डा। मतलब कि लैम्डा हमारे पास आइजन वैल्यू है तो वहाँ पे हमारे पास एक x वेक्टर है जो वो एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, Ax इज इक्वल टू लैम्डा x। तो यहाँ पे हर लैम्डा जो भी हमारे पास आइजन वैल्यू होगी लैम्डा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर होगा जो कि हमारे पास है x। इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइजन वेक्टर्स। द आइजन वेक्टर x ऑफ अ मैट्रिक्स A इज़ नॉट यूनिक। ये नहीं होगा कि हमारे पास क्या है कि आइजन वेक्टर जो x का होगा वो यूनिक होगा, हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के कितने सारे आइजन वेक्टर्स आ सकते हैं वो उसके आइजन वैल्यू पे डिपेंड करता है। इफ़ 2 और मोर आइजन वैल्यूज़ आर इक्वल इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल टू गेट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द इक्वल रूट्स। दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक या दो आइजन वैल्यूज सेम है, मतलब कि समझ लो कि एक मैट्रिक्स की आइजन वैल्यू 2 है
और उसकी सेकंड आइजन वैल्यू भी 2 आई है, तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होगा कि उन दोनों के अलग अलग जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे वहाँ पे ये उनके इक्वल रूट्स के, वहाँ पे वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट हों या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है, if λ1, λ2, λn be distinct eigenvalues of an n cross n matrix, then corresponding eigenvectors x1, x2, xn form a linearly independent set। अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स की सारी आइजन वैल्यूज़ अलग अलग हैं, देन हमारे पास जो आइजन वेक्टर्स होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग सारे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होंगे। Eigenvectors of a symmetric matrix corresponding to different eigenvalues are orthogonal। इसका मतलब क्या है कि जो आइजन वेक्टर्स होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के किसी भी डिफरेंट वैल्यूज़ के, तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। दैट मीन्स कि ऑर्थोगोनल की कंडीशन हमें पता है कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी बनेगी। टू आइजन वेक्टर्स x1 एंड x2 आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। किन्हीं दो वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल तब कहा जाता है जब एक का ट्रांसपोज दूसरे से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बनाए, ज़ीरो, तब उन आइजन वेक्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसका क्या मतलब है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये क्या बोलती है कि अगर कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास हर जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसकी एक ना एक अगर हम बनाएं तो लैम्डा वाली इक्वेशन बनती है, तो उसको आगे हम अगर बोले तो उसको ए से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास वो क्या होगी, उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है। तो वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसी के साथ हमारा सारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का जो टॉपिक्स थे पार्ट्स थे उसके वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके बाद हम इसकी एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।